आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हम सब के लिए बहुत जरूरी है, हमारा मन और हमारे शरीर का स्वास्थ्य। क्या ये सच हो सकता है कि हमारे अंदर जो विचार चलते हैं, जो भावनाएं दबी हुई हैं, वो हमें सचमुच बीमार या फिर स्वस्थ बना सकती हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास लुईस हे की बहुत मशहूर किताब है यू कैन हील योर लाइफ। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, लुईस हे की अपनी कहानी ही अविश्वसनीय है। उन्होंने अपनी सोच, अपनी डाइट और एक तरह की मानसिक रीप्रोग्रामिंग से अपने कैंसर को ठीक किया था। बिल्कुल। और आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस किताब के अनुसार कोई भी शारीरिक बीमारी असल में मन में कैसे पैदा होती है, और सबसे जरूरी उस प्रक्रिया को उलटने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, मतलब ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो चलिए इसे खोलते हैं। इस पूरे विचार का आधार क्या है? बीमारियां असल में शुरू कहाँ से होती हैं? क्या ये बस किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई गहरा पैटर्न है? लुईस हे के अनुसार बीमारियों की जड़ में मुख्य रूप से दो तरह का खाना है जो हम रोज खाते हैं। खाना मतलब जो हम अपने मुंह से खाते हैं, हमारा न्यूट्रिशन? हाँ, पहला तो जाहिर है वो खाना, लेकिन दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी वो खाना है जो हम अपने मन को खिलाते हैं। मन का खाना मतलब हमारे विचार, हमारी मान्यताएं और वो जो दिन भर हमारे दिमाग में एक अंदरूनी बातचीत चलती रहती है। बिल्कुल वही, हमारे डर, हमारी चिंताएं, किसी के लिए मन में रखा हुआ गुस्सा। लुईस हे का मानना है कि हर शारीरिक बीमारी सबसे पहले मन में एक बीज की तरह पैदा होती है। मन की इजाजत के बिना शरीर में कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ, जैसे एक उंगली भी मन की आज्ञा के बिना नहीं उठ सकती, वैसे ही शरीर में कोई बीमारी भी उसकी इजाजत के बिना नहीं आ सकती। यहाँ पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग भावनाएं शरीर के अलग अलग हिस्सों पर असर डालती हैं, जैसे किसी खास तरह की सोच किसी खास बीमारी को जन्म देती हो? हाँ, और किताब में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे जो इंसान अपने परिवार का बहुत ज्यादा बोझ, खासकर आर्थिक बोझ उठाता है और शायद वो उसके लिए तैयार भी नहीं था, उसे अक्सर पीठ के निचले हिस्से में या कंधों में दर्द, सर्वाइकल की समस्या हो जाती है। ये शरीर पर उस मानसिक बोझ का सीधा प्रतिबिंब है। ये तो बहुत आम बात है। हम अक्सर कहते भी हैं कि जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर है, और वो सच में कंधों में दर्द के रूप में सामने आ जाता है। बिल्कुल। एक और उदाहरण है, जो व्यक्ति जीवन के बहाव को स्वीकार नहीं कर पाता या भविष्य की अनिश्चितता से बहुत घबराता है, हाँ? उसके बाल जल्दी झड़ने लगते हैं। ये नियंत्रण खोने के डर का एक शारीरिक लक्षण है। अच्छा। और सबसे गहरा उदाहरण है कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़ा है। किताब के अनुसार ये अक्सर उन लोगों में होता है जिन्होंने कोई बहुत गहरा दुख, धोखा या सदमा झेला हो, जिसने उनकी आत्मा को हिला दिया हो, और वो उस दर्द को सालों से अपने अंदर दबाए बैठे हैं। तो ये जमा हुए इमोशंस ही असली जड़ हैं। मतलब किसी ने धोखा दिया, बचपन में कुछ गलत हुआ, कोई दर्दनाक याद है जिसे पकड़े रखा है, ये सब मन में रखे हुए उस कचरे की तरह है जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से बीमार करने लगता है। सही कहा आपने। और लुईस हे ने ये सब सिर्फ कहा नहीं, बल्कि खुद अनुभव किया था। उनकी अपनी कहानी इस सिद्धांत का सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, उनकी कहानी के बारे में बात करते हैं। वो इस नतीजे पर पहुंची कैसे? उनका बचपन बहुत दर्दनाक था। उनके सौतेले पिता ने उनका यौन शोषण किया था, जिसके लिए उसे 15 साल की जेल हुई। लेकिन सजा उसे मिली और एक तरह से कैदी लुईस बन गई। वो 15 साल तक इस गहरे डर में जीती रही कि वो जेल से बाहर आएगा और उनसे बदला लेगा। 15 साल, ये तो एक पूरी जिंदगी जैसा है किसी एक डर के साथ जीने के लिए। इसका उनके शरीर पर क्या असर हुआ होगा, ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और देखिए, जब हमारा शरीर लगातार लड़ो या भागो वाले मोड में रहता है, फाइट और फ्लाइट, हाँ, तो ये हमारे शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल लगातार बढ़ाए रखता है, और ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को बुरी तरह कमजोर कर देता है। लंबे समय तक ऐसा होने पर यह सेल्स की सामान्य कार्यप्रणाली में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। इसी को उन्होंने सरल भाषा में सेल्स का कंफ्यूज होना कहा है, और यही भ्रम उनके शरीर में कैंसर के रूप में सामने आया। एक मिनट, यहाँ पे एक सवाल उठता है। क्या स्रोत ये दावा कर रहा है कि सिर्फ सोच बदलने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ठीक हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा दावा है और कई लोगों को ये पारंपरिक चिकित्सा को नकारने जैसा लग सकता है। ये बहुत जरूरी सवाल है।
देखिए, लुइस हे की फिलॉसफी मेडिकल इलाज को नकारने की बात नहीं करती। अच्छा। वो उसे पूरा करने की बात करती है। उनका कहना था कि डॉक्टर आपके शरीर का इलाज कर सकते हैं, लेकिन बीमारी की जो जड़ आपके मन में है उसे आप ही निकाल सकते हैं। जब उन्हें कैंसर का पता चला तो उन्होंने डॉक्टरों से 6 महीने का समय मांगा। उन्होंने कहा कि वो इसे खुद हील करने की कोशिश करेंगी, जिसमें डाइट, थेरेपी और सबसे ज्यादा मानसिक काम शामिल था। उनका नजरिया ये था कि अगर मेरा मन इस बीमारी को बना सकता है तो मेरा मन ही इसे ठीक भी कर सकता है। ठीक है, तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब शरीर और मन दोनों पर एक साथ काम करना। हाँ। तो फिर वो कौन से कदम हैं, वो हीलिंग फॉर्मूला क्या है? इसके लिए 5 बहुत शक्तिशाली कदम बताए गए हैं। सबसे पहला कदम है परिवर्तन का विरोध न करना। परिवर्तन का विरोध न करना। हाँ, खुद को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत होती है, और हमारा दिमाग वो अक्सर बदलाव से डरता है, भले ही हमारी मौजूदा स्थिति कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। ये सच है। लोग अक्सर अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, भले ही वो जोन तकलीफदेह क्यों ना हो। एक जानी पहचानी तकलीफ एक अनजाने सुख से ज्यादा सुरक्षित लगती है। बिल्कुल। कई लोग उस बदलाव से डरते हैं। उन्हें लगता है कि बीमारी के साथ जीना, दवाइयाँ खाना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि वो अपनी पूरी जीवन शैली, अपनी सोच, अपनी सालों पुरानी आदतों को बदलें। लेकिन हीलिंग के लिए ये जरूरी है कि उस परिवर्तन को स्वीकार किया जाए और ये माना जाए कि मैं बदलने के लिए तैयार हूं। ये पहला दरवाजा है। ठीक है, तो पहला कदम है बदलाव को स्वीकार करने का दरवाजा खोलना। लेकिन जो बदलाव शायद सबसे मुश्किल लगता है वो है किसी को माफ करना, खासकर जब चोट बहुत गहरी हो। स्रोत इस मानसिक बाधा को पार करने के बारे में क्या कहता है? आपने बिल्कुल सही जगह पे उंगली रखी है। दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है माफ करना, फॉरगिवनेस। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही गई है, ऑल डिजीज कम्स फ्रॉम अ स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। मतलब हर बीमारी माफ न कर पाने की स्थिति से आती है। जब तक हम किसी को अपने दिमाग में कैदी बनाकर रखते हैं, हम खुद को आजाद नहीं कर सकते। लेकिन लोग अक्सर कहते हैं कि आपको क्या पता उसने मेरे साथ कितना बुरा किया है, वो माफी के लायक नहीं है। इस पर स्रोत क्या कहता है? स्रोत यही कहता है कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। माफ करना दूसरे के लिए है ही नहीं, वो खुद के लिए है। ये उस व्यक्ति को उसकी गलती से मुक्त करना नहीं है, बल्कि खुद को उस घटना के दर्द से मुक्त करना है। अच्छा। और ये सिर्फ मानसिक कचरे की बात नहीं है। विज्ञान भी बताता है कि माफ न करने की स्थिति हमारे शरीर को लगातार उस लड़ो या भागो मोड में रखती है। ये 24 घंटे चलने वाला तनाव हमारी इम्यून सिस्टम को दबा देता है, जिससे शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। तो माफी एक आध्यात्मिक क्रिया से ज्यादा एक बायोलॉजिकल जरूरत है। वाह, ये एक बहुत शक्तिशाली नजरिया है। मतलब हम अपनी यादों के कैदी बन जाते हैं और उसकी सजा हमारा शरीर भुगतता है। तो माफ करना उस जेल का दरवाजा खोलना है जिसमें हमने खुद को बंद कर रखा है, उस दूसरे इंसान को नहीं। एकदम सही। जैसे हम घर में एक दिन भी पुराना कचरा नहीं रखते। हाँ, बदबू आने लगती है। बिल्कुल। तो फिर दिमाग में 15-20 साल पुरानी दर्दनाक बातें क्यों भरकर रखी हुई हैं? वो सिर्फ एक विचार नहीं है, वो सड़ा हुआ कचरा है जो दिमाग में बदबू दे रहा है और शरीर को बीमार कर रहा है। इसलिए सबसे पहले उस व्यक्ति को ढूंढना है जिसे माफ करने की सबसे ज्यादा जरूरत है और उसे मन से आजाद करना है। ठीक है, परिवर्तन को स्वीकार करना और माफ करना, इसके बाद क्या आता है? क्योंकि दूसरों को माफ करना एक बात है, लेकिन कई बार हम खुद को ही माफ नहीं कर पाते। और यहीं पर तीसरा कदम आता है, खुद से प्यार करना, सेल्फ लव। स्रोत बताता है कि कई लोगों में बीमारी की जड़ खुद को महत्वहीन समझने की भावना होती है, जो अक्सर बचपन के अनुभवों से आती है। जब बचपन में प्यार नहीं मिलता या हमेशा ये कहा जाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, तो मन में एक खालीपन रह जाता है। हम ये मानने लगते हैं कि हम प्यार के लायक ही नहीं हैं। और इस खालीपन को भरने के लिए किताब में मिरर वर्क जैसी एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक बताई गई है। शीशे में देखकर खुद की आंखों में आंखें डालकर आई लव यू बोलना। सुनने में ये शायद थोड़ा अजीब लगे और शुरू में तो बहुत असहज भी महसूस हो सकता है। हाँ, क्योंकि हम खुद की आलोचना करने के इतने आदी हो चुके हैं कि खुद से प्यार जताना बनावटी लगता है। लेकिन ये खुद से कनेक्शन बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब कोई इंसान शीशे में देखकर खुद का नाम लेकर कहता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो, तो ये अभ्यास धीरे धीरे हमारे न्यूरल पाथवे को रीवायर करता है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक नया और पॉजिटिव संदेश देता है।
जिस दिन हम खुद को वैसे ही प्यार करना शुरू कर देते हैं जैसे हम चाहते हैं कि कोई और हमसे करे, उस दिन शरीर से गलत चीजें अपने आप दूर भागने लगती हैं। तो ये सिर्फ एक वाक्य दोहराना नहीं है, बल्कि अपने वजूद को अपनी कमियों के साथ स्वीकार करना है। ये खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनने जैसा है। बिल्कुल। और जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो चौथा कदम उठाना आसान हो जाता है, जो है वर्तमान में रहना। वर्तमान में रहना। हाँ, स्रोत में ये पाया गया कि बीमार लोग अक्सर अपने अतीत में जीते हैं। उनका शरीर तो आज में होता है, लेकिन उनका मन 10, 20 या 50 साल पुरानी किसी घटना में अटका होता है। वो बार बार उसी दर्द, उसी धोखे, उसी गलती को अपने मन में दोहराते रहते हैं। इसका मतलब है कि जो हो चुका है उसे छोड़कर आज पर ध्यान देना। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। मन बार बार वहीं भागता है। हाँ, और इसका तरीका यह है कि आप अपनी सोच और अपने शब्दों को वर्तमान में लाएं। जैसे अगर किसी की सेहत ठीक नहीं है तो बार बार ये कहने के बजाय कि मैं बीमार हूं, खुद से कहें मैं हर दिन स्वस्थ हो रहा हूं। या मेरा शरीर खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच्चाई को नकार रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को सही सिग्नल दे रहे हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर सकता। अगर वो किसी डर की कल्पना करके शरीर में बीमारी पैदा कर सकता है, तो वो स्वास्थ्य की कल्पना करके उसे ठीक भी तो कर सकता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के विचार जैसा है कि हम अपने दिमाग को सचमुच बदल सकते हैं। तो अपने दिमाग को ये यकीन दिलाना कि आप ठीक हो चुके हैं या हो रहे हैं, ताकि वो उसी के हिसाब से शरीर में हीलिंग केमिकल्स बनाना शुरू करे। आपने बिल्कुल सही समझा। और इस प्रक्रिया में मदद करने के लिए आखिरी 5वां कदम है मेंटल डिटॉक्स। मानसिक सफाई। हाँ, मानसिक सफाई। इसका एक बहुत असरदार तरीका है लिखना। अपने मन की सारी नकारात्मकता, दर्दनाक यादें, गुस्सा, किसी के लिए जो भी बुरे शब्द मन में हो, उन सबको एक कागज पर पूरी डिटेल में लिख डालें। इसे स्रोत में कागज पर उल्टी करना भी कहा गया है ना, यानी बिना किसी फिल्टर के जो भी मन में आए सब निकाल देना। हाँ, बिल्कुल यही। उस दिन क्या हुआ था, कौन से कपड़े पहने थे, कैसा महसूस हुआ था, जो भी याद आए सब कुछ लिख दें। उसे मन से बाहर कागज पर निकालें, क्योंकि जब तक वो भावनात्मक कचरा अंदर है, वो शरीर में बीमारी पैदा करता रहेगा। ये एक तरह की कैथार्सिस है, मन को हल्का करने की प्रक्रिया। और लिखने के बाद उस कागज का क्या करना है? क्या उसे संभाल कर रखना है? बिल्कुल नहीं। उसे दोबारा पढ़ना भी नहीं और ना ही किसी को पढ़ाना है। बस उसे जला दें या कैंची से छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दें। यह आपके मन को एक शक्तिशाली संकेत देता है कि वो बोझ अब आपके अंदर नहीं है, वो निकल चुका है। यह सिर्फ मन हल्का करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह दिमाग को एक साफ संकेत देने की एक सिंबॉलिक क्रिया है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ ये है कि हमारा मन हमारे शरीर का मास्टर आर्किटेक्ट है। माफ करना, खुद से प्यार करना, वर्तमान में रहना और अपने मानसिक बोझ को बाहर निकालना, ये सिर्फ कहने की अच्छी बातें नहीं है, बल्कि ये सच में हमें स्वस्थ बनाने के शक्तिशाली उपकरण है। बिल्कुल, ये हमें अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। ये बताता है कि दवाइयाँ और इलाज अपनी जगह बहुत जरूरी हैं, लेकिन असली और गहरी हीलिंग हमेशा अंदर से शुरू होती है। अगर हम अपने अंदर की दुनिया को ठीक कर लें, तो बाहर की दुनिया यानी हमारा शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगता है। ये हमें एक पैसिव मरीज से अपने स्वास्थ्य का एक्टिव क्रिएटर बनाता है। बिल्कुल। बीमारियों को ठीक करने की इतनी शक्तिशाली क्षमता रखता है, तो क्या हम सचेत रूप से इसका इस्तेमाल सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए ही कर सकते हैं, या फिर हम इसका उपयोग असाधारण स्वास्थ्य और जीवन शक्ति बनाने के लिए भी कर सकते हैं, बीमारियों के आने का इंतजार करने के बजाय?